हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ देवदत्त और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल पैशन ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉलीमर्स की बात कर रहे थे। जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को बैकलाइट्स बताया था। आज हम लोग कुछ रबर कंपाउंड्स की बात करेंगे जो कि आपके पॉलीमर्स के ही एग्जाम्पल हैं। हम लोग कह सकते हैं आज हम लोगों को नेचुरल और सिंथेटिक रबर की बात करनी है ना। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम शुरू करते हैं। हम लोगों को आज के इस लेक्चर में बेटा रबर के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? रबर के बारे में। और हम लोग जानते हैं रबर को दो टाइप से स्टडी किया गया है। कौन सा? पहला सिंथेटिक रबर, और नेक्स्ट बेटा नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के साथ ही हम लोग वल्कनाइज रबर की भी बात करेंगे। ठीक है, वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है बेटा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंथेटिक रबर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या होता है? जनरली हम सभी लोग जानते हैं, क्या? मैन मेड, है ना। पिछले लेक्चर में हमने आपको, पिछले लेक्चर में नहीं, जब हम लोग जब हम लोग पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उस केस में मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो मैं जनरली यहाँ पर लिख देता हूँ मैन मेड। सिंथेटिक रबर का मतलब क्या है? मैन मेड। ऐसे रबर जो मैनमेड या आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं और इन अ लैब, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सिंथेटिक रबर। अब सिंथेटिक रबर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ये पॉइंट्स है। तो देखो आज के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ वो समझ लो। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिंथेटिक रबर के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले नियोप्रीन जैसे कंपाउंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? नियोप्रीन की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे? और हम लोग बुना एस की बात करेंगे। ये भी आपका एक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम लोग बुना एन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को इन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग नियोप्रीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नियोप्रीन। तो नियोप्रीन के सबसे पहले हम लोग मोनोमर्स की बात करते हैं। अगर हम लोग नियोप्रीन के मोनोमर को याद रखेंगे तो बड़ा इजीली हम लोग नियोप्रीन के बारे में बता सकते हैं। नियोप्रीन का आपका एक सिंथेटिक रबर है। तो मोनोमर क्या होता है बेटा? इसका जो मोनोमर होता है वो होता है क्लोरोप्रीन। क्या होता है? क्लोरोप्रीन। अब ये क्लोरोप्रीन क्या है? क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन। अच्छा, इसका एक नाम और है, आप यहाँ से काउंटिंग कर दो, 1 2 3 और 4। तो क्या बनेगा बेटा? 2 क्लोरो ब्यूटा डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन। और यही ब्यूटा डाइइन आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्टेबल कंपाउंड्स माना जाता है। तो चलो हम लोग जो है इस कंपाउंड से डिस्कशन करेंगे। तो आपका जो क्लोरोप्रीन है यही आपका मोनोमर है और इसी से पॉलीमराइजेशन करवा के हम लोग नियोप्रीन को रिसीव कर सकते हैं। तो देखो बेटा कैसे होगा, इसका प्रिपरेशन देख लो। अगर हम लोग इसके प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो जैसे एन मॉलिक्यूल हमने ले लिए, किसके? नियोप्रीन के, सॉरी क्लोरोप्रीन के। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके हम अगर एन मॉलिक्यूल ले लेते हैं और फिर हम इसमें पॉलीमराइजेशन अप्लाई कर देते हैं, तो बाय द पॉलीमराइजेशन हम लोगों को क्या रिसीव होगा? ये बॉन्ड बेटा यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल का कंसेप्ट काम करेगा। यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा? फ्री रेडिकल। ये बात याद रखना, फ्री रेडिकल का कंसेप्ट यहाँ पर काम करता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको मैकेनिज्म में बताई गई होंगी। तो फ्री रेडिकल कंसेप्ट आपका यहाँ काम करता है। ये बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट होते हैं, हाफ हाफ चेंजिंग हो जाती है और एक कंपाउंड क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 होल पावर N। तो ये कंपाउंड आपका जो बना बेटा यही आपका नियोप्रीन है। क्या है? नियोप्रीन। और यही आपका पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। जबकि ये वाला कैटेगरी आपका क्या है? ये आपका मोनोमर है। कौन सा मोनोमर है? ये आपका मोनोमर है क्लोरोप्रीन का। इस तरीके से हम लोग इस कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं। तो ये नियोप्रीन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके इंसुलेटर वगैरह बनाए जाते हैं। देखो मैं इसके यूजेस यहाँ लिख देता हूँ। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ
या इन द मेकिंग ऑफ इंसुलेटर, इसको इंसुलेटर बनाने के काम आता है। और किसके काम आता है बेटा? और आपका ये गैस्केट वगैरह बनाने के भी काम आता है। किसके काम आएगा? गैस्केट वगैरह, हॉस पाइप वगैरह बनाने के काम आता है। और आपका प्रिंटिंग रोलर बनाने के भी काम आता है, प्रिंटिंग रोलर। इस तरीके से हम इस नियोप्रीन के यूजेज और इसकी कैटेगरी के बारे में समझ सकते हैं। तो याद रखो किस तरीके से काम आता है, इसके एन मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा? एक रबर है। कौन सा रबर है? सिंथेटिक रबर है। तो आप नोट कर ही लो फटाफट, फिर हम लोग इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद एक हम लोगों को छोटा सा पॉइंट समझना है। क्या पॉइंट समझना है? कि ये जो क्लोरोप्रीन है, ये क्लोरोप्रीन कैसे बनता है, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, कर लिया बेटा? कैन आई रब इट? ओके, चलिए देखिए, अब हम लोगों को नियोप्रीन तो मिल गया, लेकिन नियोप्रीन किससे बन रहा है? क्लोरोप्रीन से। तो क्लोरोप्रीन कैसे रिसीव करेंगे, है ना? अब मैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्रीन की बात करता हूँ, और ये आपका नोट पॉइंट है, ये इसको आप याद रखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। तो देखो बेटा, जब हम लोग क्लोरोप्रीन को रिसीव करेंगे तो एक चीज समझ लो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइन ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइन ले लेंगे, और इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइन को फिर हम लोग Cu2Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में या फिर NH4Cl की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराएंगे। तो उस केस में बेटा हम लोगों को एक कंपाउंड रिसीव होगा जिसका नाम होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, और यहां पर मार्कोनी फ्लूल काम करेगा। ठीक है बेटा, यहां पर आपका मार्कोनी फ्लूल काम करेगा, और फिर ये क्या होगा? डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जो नया मॉलिक्यूल होगा दैट इज कॉल्ड क्लोप्रीन, क्लोरोप्रीन। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, बन गया ना? यही आपका क्लोरोप्रीन है, यही हमने आपको बताया था कि ये आपका मोनोमर है। अब ये क्लोरोप्रीन को अगर हम लोग n मॉलिक्यूल ले लेते हैं और फिर पॉलीमराइजेशन करवा देंगे इसी क्लोरोप्रीन का, तो फिर बेटा क्या बनेगा? नियोप्रीन बन जाएगा। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस रिवीजन के तौर पे रिएक्शंस को वापस लिख दिया, ये बन गया। तो ये आपका क्या बन गया? नियोप्रीन। और ये आपके नियोप्रीन के एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिए। तो क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है, और नियोप्रीन ही आपका क्या है? पॉलीमर है। तो पहले स्टेप में हमने ये बताया कि क्लोरोप्रीन कैसे बनता है। तो फिर से आप क्या करेंगे? एल्काइन ले लेंगे, 2 डिग्री ऑफ एथाइन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइन को हम लोग Cu2Cl2 और NH4Cl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, तो हम लोगों को ये कंपाउंड रिसीव होगा। ठीक है, और इस कंपाउंड्स को हम लोग या इंटरमीडिएट समझ सकते हो। इस कंपाउंड को अगेन हम लोग HCl के साथ ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्कोनी रूल अप्लाई करेंगे, तो फिर हम लोगों को क्लोरोप्रीन रिसीव होगा। और क्लोरोप्रीन का वापस हम लोग पॉलीमराइजेशन करवा देंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वापस हम लोग पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, तो फिर क्या बनेगा बेटा? नियोप्रीन बनेगा। और नियोप्रीन क्या आपका? एक पॉलीमर है, दैट इज अ सिंथेटिक रबर। ओके बेटा, ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट बुना एस की बात करते हैं, और बुना एस के बाद फिर हम लोग बुना एन कंपाउंड की बात करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको रब कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है बुना एस। अब बुना एस क्या होता है? बुना एस का कंप्लीटली इंफॉर्मेशन, फिर से समझ लो, बुना एस का कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इसके अपने नाम में छिपा हुआ है। कैसे? देखो जरा, सबसे पहले हम लोग बुना एन की बात करते हैं, सॉरी बुना एस की बात करते हैं। और बुना एस होता क्या है? बुना एस को हम लोग स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम लिखा है बेटा? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, और इसीलिए इसको SBR से रिप्रेजेंट किया है, SB और R से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। अब देखो ध्यान से, अगर देखो स्टाइरीन अपने आप में एक कंपाउंड है और ब्यूटाडाइन अपने आप में एक कंपाउंड है, तो जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो बुना एस बनाएगा। आई मीन दीज आर मोनोमर, ये आपके बुना एस के मोनोमर है। तो कैसे हैं देखो, सबसे पहले हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या? अगर हम लोग बात करते हैं बुना एस, तो बुना एस क्या है? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, है ना। अब आपको यहाँ पर याद रखना है BU का मतलब क्या है। BU स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन
डाइईन। जबकि अगर हम लोग Na की बात करते हैं तो Na स्टैंड्स फॉर बेटा, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, मतलब Na। नेक्स्ट अगर हम लोग S की बात करते हैं तो S स्टैंड्स फॉर स्टायरीन। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स, आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी नेमिंग में ही जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ब्यूटाडाइन और स्टायरीन क्या होता है, वो भी समझ लो। तो जो हम लोग ब्यूटाडाइन की बात करते हैं, अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी यही लिया था। ब्यूटाडाइन का मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड ब्यूटाडाइन। इट इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट अब हमने बात की S की, तो S बेटा क्या है, स्टायरीन। और स्टायरीन का मतलब क्या है, बेंजीन पर अगर CH डबल बॉन्ड CH2 ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड स्टायरीन। ठीक है, अब देखो यही आपके क्या है, यही आपके बेटा मोनोमर है। और जब हम लोग इसकी प्रिपरेशंस की बात करेंगे, जब हम लोग इसके प्रिपरेशंस की बात करेंगे तो N मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटाडाइन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इस N मॉलिक्यूल को हम लोग स्टायरीन के साथ ऐड कर देंगे। तो स्टायरीन आपका क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर हम लोग पॉलीमराइजेशन अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लोग पॉलीमराइजेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, सारे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर एक स्टायरीन मॉलिक्यूल लगा दो, होल पावर N, क्योंकि NN मॉलिक्यूल लिए। तो ये आपका स्टायरीन हो गया, ये आपका ब्यूटाडाइन हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेटा, इसी को बोलेंगे बुना S। ठीक है, और ये आपका क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, किसका एग्जांपल है, सिंथेटिक रबर का। कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो कंपाउंड्स है ये होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्या है। तो देखो एक तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो रहे हैं, सो दैट कोपॉलीमर है। दूसरा अलग अलग कंपाउंड्स ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन भी बता सकते हैं, डिपेंड्स करता है ऑप्शंस किस तरीके से पूछा गया है। तो ये तो बात थी बेटा ब्यूटाडाइन की। अब बारी आती है इसके अपने यूजेस की। अब किसकी बारी आती है, इसके अपने यूजेस की। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर एंड फुटवेयर। ये आपका फुटवेयर बनाने के भी काम आता है। कौन सा, बुना S। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने नियोप्रीन और बुना S के बारे में समझ लिया। अब हम लोगों को बुना N के बारे में समझना है, तो फटाफट इसको नोट कर लो, तो हम लोग आगे चलें, फिर मैं रब कर देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो Na है दैट इज कॉल्ड NaR रखेंगे। ये आपका क्या काम करेगा, एक कैटलिस्ट की जैसे बिहेव करेगा। ठीक, चलो नोट कर लिया। अब मैं आगे चलूँ, चलिए अब हम लोगों को बुना N के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, बुना N के बारे में पढ़ना है। तो देखो जरा मैं इसको रबी कर देता हूँ। चलिए देखिए बेटा, अब हम लोगों को बुना N के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है, बुना N के बारे में। तो फिर से देख लो, बुना N की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे बुना N में तो आप लोग समझते हो Bu का मतलब क्या है, ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पर N का मतलब क्या है ना, N स्टैंड्स फॉर एक्राइलोनाइट्राइल। अब ये एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है बेटा, CH सिंगल बॉन्ड CN और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2 होल पावर N। तो इस तरीके से ये कंपाउंड्स आपका वर्क करेगा। तो ये जो कंपाउंड है बेटा, ये कौन सा कंपाउंड है, ये आपका बुना N है। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, ये आपका एक्राइलोनाइट्राइल। जबकि ये वाला क्या होगा बेटा, ये आपका ब्यूटाडाइन। इस तरीके से हम इन मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करके बुना N बना सकते हैं, और बुना N आपका क्या, एक पॉलीमर कंपाउंड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये गैस्केट वगैरह बनाने का काम आता है। देखो जरा मैं कुछ इस तरीके से लिखी, इसकी एक प्रॉपर्टी भी है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या, इट इज रेजिस्टेंट
टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, द एक्शन ऑफ पेट्रोल, ठीक है बेटा। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज क्या है बेटा, ये आपका ऑयल सील बनाने का काम आता है। मैं यहां पर लिख सकता हूं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल सील, हॉसेस एंड टैंक क्लीनिंग। इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, ये सारे आपके एग्जाम्पल क्या हैं, बुना एन के हैं। इनकी प्रिपरेशन तो बहुत ही सिंपल है और यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको दोनों बातें याद रखनी है। अब हम लोगों को इसको आपको याद कैसे रखोगे, मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि इनके नाम पर ही इनके मोनोमर छिपे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको समझ लेना है। दूसरा, मैंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, तो अगर आपको ऐसा लगे, वैसे लगेगा नहीं कि अगर आपको ऐसे लगे कुछ फास्ट हो गया तो फिर रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अब हम लोगों को रबर के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें मैंने सिंथेटिक रबर आप लोगों को पढ़ा दिया। अब हम लोगों को अगले लेक्चर में नेचुरल रबर के बारे में पढ़ना है और वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है ये भी समझेंगे। इसके अलावा हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम लोग किसी भी पॉलीमर्स की बात करें, देखो जरा ये कितना लंबा पॉलीमर है। अब ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कितने हज़ारों मॉलिक्यूल होंगे जो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या उनका मॉलिक्यूलर मास निकालना ईजी है? नहीं, उनके मॉलिक्यूलर मास को निकालना थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम लोग पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं, ये भी हमारे पास एक मेथड होगा जिसमें हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। और वहाँ पर हम लोग एवरेज वेट और एवरेज मास की या एवरेज नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अगला लेक्चर में हम लोग नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर की तो बात करेंगे ही, इसके अलावा हम लोग मॉलिक्यूलर मास की भी बात करेंगे, किसके? पॉलीमर्स की, ठीक है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में नेचुरल रबर पढ़ेंगे, सिंथेटिक रबर को समझेंगे, क्रॉस लिंकेज समझेंगे और फिर उनके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे कुछ नया पढ़ेंगे, डिफरेंट पढ़ेंगे। ओके बेटा, चलो बस आज के लेक्चर में उतना ही। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर।